हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी K2Z में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 10th में जिनका एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में होगा उनके लिए चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आने जा रहा है। तो मैं आपको इसको अच्छा से समझा दे रहा हूँ। आप लोगों को करना क्या है कि पहले एक बार अच्छा से सुन लेना है और उसके बाद इसको आपको नोट कर लेना है। और जब भी एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप इसको स्पीड बढ़ा करके 1.5 या 2 पॉइंट में सुनेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि आय क्या है। तो आप सिंपल भाषा में लिखेंगे कि आय जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, मतलब कोई भी इंसान जब भी पैसा कमाने के लिए, आय करने के लिए कोई भी शरीर से काम करे, चाहे जैसे किसी के खेत के में हल जोत ले, किसी के घर बना दे, या कोई भी शरीर से काम करे, या फिर कोई मानसिक काम करे, किसी बच्चे को पढ़ा दे, या फिर कोई कंप्यूटर वर्क कर ले, तो इसके बदले में जो उसको पारिश्रमिक के रूप में पैसा मिलता है, कुछ धन मिलता है, जो भी मिलता है उसको आय कहते हैं। तो आप आराम से लिख दीजिएगा कि आय जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, इसके बदले में जो पारिश्रमिक उसको मिलता है उसे आय कहते हैं। जैसे भी लिखिएगा, भूमि का पारिश्रमिक लगान, मतलब अगर हम किसी को भूमि देते हैं तो उसके बदले लगान मिलता है। और कोई भी अगर हम मानसिक काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसके बदले भी मेरा वेतन मिलता है। आप ऐसे एग्जाम्पल बना के इसको लिख दीजिएगा। पूछेगा आपसे गरीबी क्या है या गरीब, तो गरीब किसको हम लोग कहेंगे? तो जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता, मतलब रोटी कपड़ा मकान अपना न्यूनतम आवश्यकता होता है, खाने के लिए मिलना चाहिए, रहने के लिए मिलना चाहिए, पहनने के लिए मिलना चाहिए, और जो ये सब को पूरा नहीं कर पाता है ना, उसको हम लोग गरीब कहते हैं। और मानव का जो न्यूनतम आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान है। एक है गरीबी का कुचक्र, मतलब गरीबी का कुचक्र मतलब जो गरीब रहता है वो हमेशा गरीब ही रहता है। तो गरीबी का कुचक्र का धारणा किसने दिया था या किसने कहा था? तो लिखेंगे कि गरीबी का कुचक्र की धारणा रैगनर नक्स ने दिया था। गरीबी के कुचक्र की धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है, और जब किसी का आय कम होगा तो उसका बचत भी कम होता है, और जिसके कारण वो कोई पूंजी का निर्माण भी नहीं कर पाता है। तो कम पूंजी से निर्माण भी कम होता है और उसके कारण वो विनियोग भी कम कर पाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि फिर वो प्रति व्यक्ति आय भी उसका कम हो जाता है और वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो आप इसको अच्छा से एक बार देख करके लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, जैसे कोई भी आदमी का इनकम कम है तो उसका बचत कम होगा, बचत कम होगा तो पूंजी का निर्माण कम होगा, पूंजी का निर्माण कम होगा तो कोई भी उद्योग विनियोग भी कम लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो आप इसको बना के भी समझा दीजिएगा। नेक्स्ट है गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे? तो आप लिखिएगा कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है कैसे। तो गरीब इसलिए गरीब है कि उसमें गरीबी है, गरीबी के कारण उनकी आय कम होती है, और आय कम होने के कारण गरीब होते हैं, जिससे शिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है। अब जो गरीब लोग रहेंगे तो उनके अंदर क्या होता है कि अज्ञानता का भी अभाव रहता है, शिक्षा का भी अभाव रहता है, ठीक से शिक्षा भी नहीं ले पाते, जिसके कारण उन लोगों का जनसंख्या पे कोई नियंत्रण नहीं हो पाता और जन्म दर उन लोगों का अधिक रहता है, बच्चे उन लोगों को ज़्यादा होते हैं। इसके कारण उनका जो अगला पीढ़ी भी है वो गरीब हो जाता है। तो गरीबी का या कुचक्र अनवरत चलता रहता है। तो जो गरीब है वो गरीबी को जन्म देता है, इसको हम कह सकते हैं। और इसका आयस यह है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। इसको भी आप देख के एक बार अच्छा से नोट कर लेंगे। फिर है भारत। यहाँ भारत जैसा लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, ये होगा भारत, ठीक है। तो आप लिखिएगा भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है। भारत का सबसे गरीब राज्य उड़ीसा है। देश की आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स है। भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपको 25.494 दिख रहा है अभी। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। मतलब भारत में आज का समय में जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते पर व्यक्ति आय वो है चंडीगढ़।
नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला कौन सा राज्य है? तो गोवा जो है वो आज का टाइम में प्रति व्यक्ति आय भारत में सबसे आगे है। भारत में अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य पूछा जाएगा तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति अपना ही राज्य बिहार का है। और बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जिला, तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला पूछेगा बिहार में तो शिवहर है। शिवहर बहुत छोटा सा जगह है, इस तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह से छोटा सा एक जगह है शिवहर, जिसमें काफ़ी जनसंख्या भरा हुआ है। लगभग 1100 से ज़्यादा लोग, 1200 से ज़्यादा लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर फीट में। तो शिवहर में जनसंख्या कम जगह पे ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे रोजगार कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी कम है। अब आपको देखना है राष्ट्रीय आय, तो आप लिखिएगा किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय राष्ट्र के आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय मापदंड है। भारत में राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO उत्तरदायी है। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन NSSO करता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। तो राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश क्या है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नेहरू जी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था या अनुमान लगाया था। देखिए, दादा भाई नेहरू जी, तो दादा है यानी ओल्ड मैन है ये हम लोग का। तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे ना, वो दादा भाई नेहरू जी ने किया था। कब किए थे? 1868 में, याद रखिएगा। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, देखिए ये पुस्तक के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दादा भाई नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। तो दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया है। तो कितना रुपया बताया है ये जरूर ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय उस समय दादा भाई नेहरू जी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। और किस पुस्तक में इन्होंने लिखा था? तो लिखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1925 से 1929 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर VHRV राव ने किया था या उनके द्वारा किया गया था। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति अपना रिपोर्ट 1951 में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देश का कुल राष्ट्रीय आय 8.650 करोड़ रुपया तथा प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताया गया। राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1954 में। तो पूछ सकता है कि CSO की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो करता है CSO राष्ट्रीय आय का आकलन, और इसका स्थापना होता है 1954 में। प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? तो आप लोग लिखिएगा कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्र का कुल आय, जितना भी एक साल में पूरा राष्ट्र में इनकम हुआ, और देश का कुल जनसंख्या, उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश का कुल जनसंख्या। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक मानते हैं। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों का औसत आय होता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय $950 था, और विश्व बैंक रिपोर्ट 2007 के अनुसार अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय $46,040 था। मतलब भारत से देखिए कि अमेरिका कितना आगे है, लगभग 48 गुना। तो भारत का प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 48 गुना, देखिए यहाँ लिख दिया, लगभग 48 गुना, 1/48। राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई भी होता है। देखिए हम लोग का जो देश में कितना आय हो रहा है ना, इसका गिनती करने में भी दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है? तो देखिएगा, आंकड़ा को एकत्र करने में दिक्कत होता है। सबसे पहले क्या होता है? आंकड़ा को एकत्र करने में दिक्कत होता है। अब बोले सर आंकड़ा को एकत्र करने में दिक्कत कैसे होता है?
अब कहने का मतलब कि रियल में कोई भी प्रोडक्ट कितना बन रहा है नहीं बन रहा है उसका एकदम एग्जैक्ट फिगर सरकार के पास नहीं होता। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना रहता है। दोहरी गणना की संभावना होता है मतलब ये वाला पॉइंट जो है, जैसे कहने का मतलब आप कोई भी सामान मान लेते हैं कि भारत में कहीं भी जाके खरीद लिए, मान लेते हैं कि कोई सामान आप पटना में गए और आप उसको खरीद लिए, उसके बदले आप पैसा चुका दिए और उसको लेकर के आप मान लेते हैं कि दूसरे ज़िला में आए, दूसरे राज्य में आ गए, मान लेते हैं आप धनबाद आ गए या फिर रांची आ गए और उसी सामान को आप किसी और को बेच देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक ही सामान का दो दो जगह पे रेट सरकार या हम लोग तय कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक ही सरकार का जब दो बार गिनती हो जाता है कि हम वहाँ भी उस पैसा को चुकाएं तो सरकार में गिनती हो गया, और अगर हम यहाँ किसी को बेच दिए तो वो पैसा भी सरकार काउंट कर लेती है, चाहे हम लोग काउंट करवाते हैं। ऐसा बहुत सारा कुछ है जिसको हम लोग एक जगह रह करके एक ही चीज़ को दो दो जगह पे गिनती करवा देते हैं, तो इससे भी राष्ट्रीय आय की गणना करने में दिक्कत होता है और मूल्य को मापने में ज़्यादा परेशानी है। खास करके इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मूल्य को मापने में ज़्यादा कठिनाई। आप देखिएगा कहीं कहीं पे चावल 30 रुपये की जो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप चावल का क्वालिटी देखिएगा लगभग सेम क्वालिटी रहेगा, लेकिन उसी चावल का कहीं कहीं पे कीमत 50 रुपये के जी भी है। अब क्या होता है कि जगह के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ का सामान महंगा होता है। जैसे आप लोग डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क वगैरह खरीदते होंगे, दूध वगैरह, देखिए कहीं कहीं आपको 56 रुपये लीटर मिलता होगा, लेकिन कहीं कहीं वही दूध ना 60 रुपये 70 रुपये लीटर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल्य को मापने में भी सरकार को कठिनाई होती है। आगे बढ़ते हैं। विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो देखिएगा कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, क्या है, योगदान। बोलो विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। तो राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तो समाज के आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। मतलब राष्ट्र का आय अगर बढ़ेगा तो जो समाज का प्रति व्यक्ति आय है उसमें भी वृद्धि होगा, तथा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से समाज के आर्थिक विकास भी करेगा। अगर राष्ट्र का आय बढ़ेगा तो लोगों का भी आय बढ़ेगा, लोगों का भी विकास होगा, लेकिन राष्ट्र का आय घटेगा तो लोगों का भी विकास घटेगा और समाज का भी विकास घटेगा, तो इससे आर्थिक विकास में कमी होगी। राष्ट्रीय आय की गणना की मतलब राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से 3 विधि है। अब राष्ट्रीय आय गणना करना तो मुख्य रूप से 3 विधि है। एक तो आय गणना विधि है, दूसरा व्यय गणना विधि है, तीसरा उत्पादन गणना विधि है। आय गणना विधि क्या है, तो लिखेंगे कि आय गणना विधि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। एक होता है व्यय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना की जाती है वह उस गणना को व्यय गणना विधि कहते हैं। और एक है उत्पादन गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इस गणना विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। एक है व्यय गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों के व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना की जाता है तो उस गणना को व्यय गणना विधि कहते हैं। उत्पादन गणना विधि, जब राष्ट्र के व्यक्तियों की उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना की जाता है तो उस गणना विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। एक है मूल्य योग विधि, जब वस्तु के मूल्यों में वृद्धि के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे मूल्य योग विधि कहते हैं। एक है व्यावसायिक गणना विधि, जब व्यावसायिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। मतलब जो गणना विधि होगा उसका नाम आप जोड़ दीजिएगा तो आसानी से आपको लिखा जाएगा। अब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ को समझिए। कि राष्ट्रीय आय तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक होता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, तो इसको कैसे बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय को, कि राष्ट्रीय आय का उत्पादन के क्रम में
किए गए खर्चे को घटा देने के बाद जो आय बचता शुद्ध आय होता है। मतलब शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलेगा ना, तो मान लेते कि एक साल में 500 करोड़ रुपये सरकार ने कमाया। अब 500 करोड़ रुपये आया और उसमें से हम 100 करोड़ रुपये पूंजी लगाए थे, तो मेरा जो शुद्ध राष्ट्रीय आय हो गया कितना हो गया, 400 हो गया। तो कहने का मतलब वही है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय जब बोल दिया जाएगा आपको, तो आप लिख दीजिएगा कि राष्ट्र का जो आय है, यानी राष्ट्रीय आय का उत्पादन के क्रम में किए गए जो खर्च है उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो शुद्ध राष्ट्रीय आय हो जाता है। राष्ट्रीय आय की धारणा का आयाम, तो देखिए एक होता है जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवा के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। और ये पेज का ये लास्ट स्लाइड है, तो आप इसको अच्छा से समझ लीजिए और अच्छा से नोट कर लीजिएगा। क्या जाता है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ये बता दिए थे। और लास्ट है शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की गिरावट एवं मरम्मत पर किए गए खर्च कर एवं बीमा व्यय घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। शुद्ध तभी होगा जब आप जो खर्चा करते हैं उसको घटा देते हैं तो शुद्ध होता है। देखिए इस वीडियो को हम बड़ा भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि रीज़न अभी ये नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है। अभी मतलब ये है कि आपको जितना भी सब्जेक्ट का, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है आपका, हर सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वाइज चैप्टर है उससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकता है फिलहाल अभी उसको निकाल लेना है और धीरे धीरे सबको अच्छा से नोट्स कर लेना है। और आपका जब एग्ज़ाम में 2 से 3 महीना बचेगा तब हम सब सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और उसको आप जब करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग को अभी से ही पता है और हमेशा भी बता देंगे कि जितना क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा उसका 50% का आंसर देना है। और जितना हम पढ़ा के भेजेंगे आप यकीन मान के चलिए कि उससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी भेजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 1000 के आसपास हम लोग पहुँचने जा रहे हैं। जितना जल्दी 1000 हो जाएगा तो और कुछ इसके लिए किया जा रहा है कि और इसका पढ़ाई कैसे ठीक कर सकते हैं और फ्री में आप लोग को और क्या क्या यहाँ से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा।